आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहां हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। और आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। बिल्कुल। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के, जो कि सच में एक मास्टरपीस है। हाँ, उसी के पहले अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे जीवन में किए गए बहुत ही मामूली और छोटे बदलाव, जिन पर अक्सर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, वो लंबे समय में असाधारण और पूरी तरह से चौंकाने वाले परिणाम ला सकते हैं। सही कहा। वैसे ये विषय ना आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया एक खास तरह के भ्रम में जी रही है। रातों रात सफलता वाला भ्रम। हाँ, बिल्कुल वही। हर तरफ रातों रात सफलता की कहानियां बेची जा रही हैं। ये मान लिया गया है कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए, चाहे वजन कम करना हो या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ा या क्रांतिकारी कदम उठाना ही पड़ेगा। एकदम सही। लेकिन ये पहला अध्याय इस पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। ये बताता है कि असली जादुई बदलाव बड़े कदमों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे 1% के सुधारों में छिपा है, जिन्हें हम रोज बिना किसी शोर शराबी के दोहराते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझने के लिए साल 2003 की ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी से शुरू करते हैं। वो कहानी तो सच में किसी को भी हैरत में डाल सकती है ना? एक पल के लिए इस टीम के संघर्ष के बारे में सोचिए। मतलब 110 सालों का एक लंबा इतिहास रहा है उनका, और उस पूरे इतिहास में टूर डी फ्रांस जैसी सबसे बड़ी रेस में उनकी एक भी जीत नहीं थी। 0। और 1908 के बाद से ओलंपिक में उनका प्रदर्शन इतना साधारण था कि दशकों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि यूरोप की एक टॉप साइकिल कंपनी ने उन्हें साइकिल बेचने से ही मना कर दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि अगर दूसरे प्रोफेशनल्स ने ब्रिटिश टीम को उनकी साइकिल चलाते देख लिया तो ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा और उनकी बिक्री गिर जाएगी। ये किसी भी राष्ट्रीय टीम के लिए शर्मिंदगी की चरम सीमा थी। लेकिन फिर 2003 में एक बदलाव हुआ। डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ब्रेल्सफोर्ड ने वो रास्ता नहीं चुना जो आमतौर पर नए कोच चुनते हैं, जैसे खिलाड़ियों को पूरी तरह बदल देना या कोई बहुत भारी ट्रेनिंग का शेड्यूल लाद देना। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत अपनाया जिसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा गया, मामूली सुधारों का संचय। हाँ, इसका मूल विचार बहुत ही सीधा लेकिन शक्तिशाली है। अगर साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और उन सभी हिस्सों में सिर्फ 1% का सुधार किया जाए, तो जब वे सारे सुधार एक साथ मिलेंगे तो अंतिम परिणाम में एक बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। पर जब हम उन 1% सुधारों की लिस्ट देखते हैं ना, तो वे सच में बहुत अजीब लगते हैं। मतलब हम आमतौर पर सोचते हैं कि डाइट बदल दी होगी या ट्रेनिंग बढ़ा दी होगी। उन्होंने कुछ पेशेवर बदलाव जरूर किए, जैसे साइकिल की सीटों का डिजाइन बदलना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, टायरों पर अल्कोहल रगड़ना ताकि सड़क पर उनकी ग्रिप बेहतर हो सके। उन्होंने राइडर्स के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स भी मंगवाए थे ताकि साइकिल चलाते समय उनकी मांसपेशियों का तापमान एकदम सही बना रहे। यहाँ तक कि बायो फीडबैक सेंसर का इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चले कि कौन सा एथलीट किस वर्कआउट पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ब्रेल्सफोर्ड की नजर उन चीजों पर भी गई जिन्हें अक्सर खेल में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि उन्होंने अलग अलग तरह के मसाज गुल का परीक्षण किया ताकि पता चले कि किस जेल से मांसपेशियों की रिकवरी सबसे तेज होती है। अच्छा। और टीम के डॉक्टरों के साथ मिलकर सोने के लिए सही तकिए और गद्दे का चुनाव किया ताकि सफर में अच्छी नींद आए। पर मुझे यहीं पर थोड़ा सा संदेह होता है। मतलब एक हाथ धोने का तरीका सिखाने के लिए उन्होंने एक सर्जन को काम पर रख लिया था। हाँ, बिल्कुल। और टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंग से पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे छोटे कण आसानी से दिख सकें। क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगती? ये सवाल बहुत वाजिब है। एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि क्या सच में ट्रक के अंदर का रंग या हाथ धोने का तरीका किसी को ओलंपिक गोल्ड दिला सकता है? ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल तो नहीं था? ज्यादातर लोग शुरुआत में यही सोचते हैं। अगर हम इन बदलावों को अलग अलग करके देखें, सिर्फ एक मसाज जेल या हाथ धोने का तरीका, तो शायद उसका कोई बड़ा असर ना दिखे। हाँ, अकेला एक बदलाव क्या ही करेगा। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड का नजरिया इन्हें अलग अलग देखने का नहीं था।
सर्जन को बुलाकर हाथ धोने का तरीका सिखाने का सीधा सा गणित ये था कि अगर खिलाड़ी कम बीमार पड़ेंगे तो वे ट्रेनिंग के दिन कम मिस करेंगे। बिल्कुल। और ट्रक को सफेद रंगने का मतलब था कि फाइन ट्यून साइकिलों के गियर में धूल नहीं जाएगी, जिससे रेस के दौरान तकनीकी खराबी की संभावना 1% कम हो जाएगी। तो जब इन सैकड़ों छोटे छोटे सुधारों को एक साथ जोड़ा गया तो उनका जो संयुक्त प्रभाव हुआ, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं, हाँ, उस कंपाउंडिंग ने उस टीम को अजय बना दिया। और नतीजे सच में अजय होने की गवाही देते हैं। उनके आने के सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने उपलब्ध गोल्ड मेडल में से 60% मेडल अपने नाम किए थे। और 4 साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड बना डाले। उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने। और उनके साथ ही क्रिस फ्रूम ने अगले साल जीत हासिल की और फिर 2015, 2016 और 2017 में भी जीते। 6 साल में 5 टूर डी फ्रांस की जीत। 2007 से 2017 के 10 सालों में उस टीम ने 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब गणितीय रूप से कैसे काम करता है। 1% का ये आंकड़ा असल में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर इसे गणित के नजरिए से देखें तो ये आत्म सुधार के चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, किताब में इसका बहुत ही सटीक गणित दिया गया है। अगर कोई इंसान 1 साल तक हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करता है तो वो साल के अंत में लगभग 37.78 गुना बेहतर हो जाता है। ये कोई छोटा सुधार नहीं है, ये लगभग 38 गुना का उछाल है। लेकिन इसका एक बहुत ही खतरनाक दूसरा पहलू भी है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% खराब होता जाए तो 1 साल बाद उसका स्तर गिरकर लगभग 0 पर पहुंच जाता है। समस्या ये है कि जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो वो 1% का सुधार या गिरावट इतनी छोटी होती है कि उसका कोई एहसास ही नहीं होता। इस बात को गहराई से समझने के लिए किताब में हवाई जहाज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जाने वाला उदाहरण। हाँ, एक उड़ान की कल्पना कीजिए। उड़ान भरते समय अगर पायलट हवाई जहाज की दिशा को केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दे, जो कि कॉकपिट में शायद कुछ सेंटीमीटर्स का ही बदलाव होगा। बिल्कुल, तो वो प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। दोनों शहरों के बीच सैकड़ों मील का अंतर है। शुरुआत में किया गया केवल 3.5 डिग्री का बदलाव और मंजिल पूरी तरह से बदल गई। यही 3.5 डिग्री का बदलाव हमारी रोजमर्रा की आदतों का असली चेहरा है। मतलब किसी भी एक दिन फास्ट फूड खा लेना या एक दिन जिम ना जाना, वो कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता। हाँ, उस क्षण में वो फैसला बिल्कुल महत्वहीन लगता है। लेकिन जब यही छोटे विकल्प हफ्तों, महीनों और सालों तक दोहराए जाते हैं तो वे जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। सफलता असल में एक बार का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये दैनिक आदतों का परिणाम है। तो किताब एक गहरा विचार सामने रखती है कि वर्तमान परिणामों की तुलना में वर्तमान दिशा पर ध्यान देना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एकदम सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि वर्तमान में किसी के पास कितना पैसा है या उसका वजन कितना है, ये मायने नहीं रखता? मायने ये रखता है कि क्या आदतें उस इंसान को सही दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। दिशा ज्यादा जरूरी। हाँ, जेम्स क्लियर इसके लिए लैगिंग मेजर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बैंक बैलेंस वित्तीय आदतों का लैगिंग मेजर है। वजन खाने की आदतों का लैगिंग मेजर और है। ज्ञान सीखने की आदतों का लैगिंग मेजर है। जो चीज दोहराई जाती है वही अंत में परिणाम के रूप में सामने आती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है ना। आदतें एक दोधारी तलवार की तरह होती हैं। बिल्कुल। जैसे सकारात्मक कंपाउंडिंग होती है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने से ज्ञान का भंडार बन जाता है, या रोज थोड़ी सी दयालुता दिखाने से एक मजबूत नेटवर्क और रिश्ते बन जाते हैं। वैसे ही नकारात्मक कंपाउंडिंग भी होती है। नकारात्मक कंपाउंडिंग, ये सुनना थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे नकारात्मक विचार भी उसी 37 गुना की रफ्तार से बढ़ते हैं? हाँ, तनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी ट्रैफिक जाम में फंसने की निराशा, काम का दबाव या पैसों की हल्की सी चिंता, ये सब अकेले में बहुत आम और छोटे तनाव हैं। लेकिन जब ये महीनों और सालों तक बिना रुके चलते रहते हैं तो ये छोटे छोटे तनाव जुड़कर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसी तरह नकारात्मक विचार और आक्रोश भी धीरे धीरे जमा होते हैं। समाज में कोई बड़ा दंगा या विरोध प्रदर्शन अचानक एक दिन में नहीं होता।
वो लंबे समय से चले आ रहे उन छोटे छोटे आक्रोशों का परिणाम होता है जो रोजाना 1% की दर से जमा हो रहे थे और एक दिन अचानक फूट पड़ते हैं। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है, प्रगति की असलियत। इंसान होने के नाते एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब भी कोई नई आदत शुरू की जाती है तो तुरंत परिणाम की उम्मीद होती है। किताब में बर्फ के टुकड़े का जो दृश्य खींचा गया है वो इस मनोवैज्ञानिक उलझन को बहुत अच्छे से समझाता है। वो उदाहरण बहुत सटीक है। एक कमरे की मेज पर रखे बर्फ के टुकड़े को देखिए। मान लीजिए कमरे का तापमान 25 डिग्री है। अब बहुत धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ता है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ वैसी रखी है, बिल्कुल नहीं पिघली। 29, 30, 31 डिग्री, अभी भी कुछ नहीं हुआ। देखने वाले को लगेगा कि तापमान बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। 31 से 32 डिग्री का वो 1 डिग्री का बदलाव पिछले किसी भी बदलाव से अलग नहीं था। लेकिन उसी ने पूरा परिवर्तन ला दिया। इस बर्फ के उदाहरण में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि 25 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक जो ऊर्जा दी गई वो बेकार नहीं गई थी। वो ऊर्जा बस स्टोर हो रही थी। असली परिणाम 32 डिग्री पर आकर दिखाई दिया। मनोविज्ञान और आदतों की दुनिया में इसे क्या कहते हैं? इसे अव्यक्त क्षमता का पठार या द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान की असली क्षमता अभी छिपी हुई है और उभरकर बाहर नहीं आई है। जब भी कोई नई आदत शुरू की जाती है तो दिमाग ये मानकर चलता है कि प्रगति एक सीधी रेखा में होगी, लीनियर प्रोग्रेस होगी। लेकिन असलियत में महीनों या सालों की मेहनत के बाद कोई बड़ा बदलाव नजर आता है। और उस शुरुआती दौर में जब मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा होता, तब इंसान एक बेहद खतरनाक मानसिक स्थिति से गुजरता है, जिसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। ये निराशा की घाटी ही वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों के नए साल के संकल्प दम तोड़ देते हैं। हाँ, लोग 1 महीने तक रोज दौड़ते हैं और फिर आईने में देखकर कहते हैं, मेरे शरीर में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, इतनी मेहनत का क्या फायदा। और वे हमेशा के लिए दौड़ना छोड़ देते हैं। ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प और दुखद पहलू है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी होता है। इमीडिएट फीडबैक चाहिए सबको। लेकिन प्रकृति हमें बार बार ये सिखाती है कि बड़े बदलावों में समय लगता है। कैंसर जैसी बीमारी 80% समय तक शरीर में छिपकर पनपती है, कोई लक्षण नहीं दिखाती और फिर अचानक पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है। या फिर बांस के पेड़ का उदाहरण ही देख लीजिए। पहले 5 सालों तक बांस का पेड़ जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखता। देखने वाले को लगेगा कि बीज खराब हो गया है, लेकिन असल में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक विशाल और मजबूत नेटवर्क बना रहा होता है। और फिर जब जड़ें तैयार हो जाती हैं, तो सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट लंबा हो जाता है। यानी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, वो बस स्टोर हो रही होती है। मुझे यहाँ समाज सुधारक जैकब रीस का वो मशहूर उदाहरण याद आ रहा है, एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी। हाँ, स्टोन कटर की कहानी। वो पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारता है, लेकिन पत्थर में एक बाल बराबर दरार भी नहीं आती। और फिर जब वो 101वीं बार पूरे जोर से वार करता है तो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब कोई भी समझदार इंसान ये बता सकता है कि ये सिर्फ 101वां वार नहीं था जिसने पत्थर को तोड़ा, बल्कि ये उन पिछले 100 वारों का संयुक्त परिणाम था जो उस अंतिम सफलता से पहले किए गए थे। ये निरंतरता की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। लेकिन यहाँ स्थिति और भी रोचक हो जाती है। कैसे? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इंसान का दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है तो इस निराशा की घाटी को पार कैसे किया जाए, उस 101वें वार तक पहुंचने का धैर्य कैसे जुटाया जाए। इस सवाल का जवाब उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ने में है जो सदियों से सिखाई जा रही है कि हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जेम्स क्लियर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। लक्ष्य भूल जाइए, सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और बिना लक्ष्य के दिशा कैसे मिलेगी? लक्ष्य और सिस्टम के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य उन अंतिम परिणामों के बारे में है जिन्हें हासिल करना है, जैसे 10 किलो वजन कम करना या कोई चैंपियनशिप जीतना। जबकि सिस्टम उन प्रक्रियाओं के बारे में है जो उस परिणाम तक ले जाती हैं। जैसे जिम में रोज कौन सी एक्सरसाइज की जा रही है या बिजनेस में रोज ग्राहकों से कैसे बात की जा रही है। मशहूर कोच बिल वॉल्श ने एक बार कहा था, स्कोर अपनी देखभाल खुद कर लेता है। यानी अगर गेम को सही तरीके से खेलने पर ध्यान दिया जाए तो जीतने का स्कोर अपने आप बोर्ड पर आ जाएगा। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन प्रगति करने के लिए सिस्टम ही एकमात्र रास्ता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब उन्होंने केवल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने लक्ष्यों की 4 बड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया है ना। हाँ,
पहली समस्या है सर्वाइवरशिप बायस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य बिल्कुल समान होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार को वो नौकरी चाहिए। अगर जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही है, तो इसका मतलब है कि लक्ष्य उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं बनाता। उनका रोजाना का सिस्टम उन्हें अलग बनाता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 110 सालों से टूर डे फ्रांस जीतना चाहती थी। लक्ष्य वही था, लेकिन जब तक उनका सिस्टम नहीं बदला, परिणाम नहीं बदला। लक्ष्यों के साथ दूसरी बड़ी समस्या ये है कि वे केवल क्षणिक बदलाव लाते हैं। इसे एक गंदे कमरे के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। अगर किसी का कमरा बहुत गंदा है और वो लक्ष्य बनाता है कि उसे वो कमरा साफ करना है, एक दिन वो पूरी ऊर्जा लगाता है और कमरा साफ कर देता है, लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन अगर उसने अपनी उस अव्यवस्थित आदत को नहीं बदला, तो कुछ ही दिनों में वो कमरा फिर से वैसे ही गंदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कारण का इलाज नहीं किया गया, सिर्फ लक्षण का इलाज किया गया। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। तीसरी समस्या जो है, वो सीधे तौर पर हमारी खुशी को प्रभावित करती है। लक्ष्य हमेशा खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। जब मेरा वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। ये एक बेहद खतरनाक मानसिकता है। ये इंसान को सिर्फ दो ही स्थितियों में बांट देती है, या तो सफल होकर खुश या असफल होकर निराश। लेकिन जब कोई सिस्टम से प्यार करने लगता है, जब प्रक्रिया में मजा आने लगता है, तो खुश होने के लिए लक्ष्य पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। सिस्टम जब भी अपना काम कर रहा होता है, तब खुशी महसूस की जा सकती है। और चौथी समस्या, जिसे यो-यो इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं। कई धावकों के साथ ऐसा होता है कि वे किसी बड़ी मैराथन की तैयारी के लिए महीनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन रेस खत्म होते ही वे दौड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें मोटिवेट करने के लिए सामने कोई रेस नहीं बची है। यही कारण है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद ज्यादातर लोग अपनी पुरानी खराब आदतों में वापस लौट जाते हैं। लक्ष्य का उद्देश्य केवल एक बार खेल जीतना है, लेकिन सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को लगातार खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालिक सोच वो है जो लक्ष्य रहित हो। और यहीं पर इस किताब के शीर्षक एटॉमिक हैबिट्स की असली गहराई समझ में आती है। एटॉमिक शब्द का मतलब सिर्फ छोटा नहीं है। जैसे विज्ञान में छोटे छोटे परमाणु मिलकर बड़े अणु बनाते हैं, उसी तरह एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत बड़े सिस्टम के मूलभूत निर्माण खंड हैं। किताब का एक वाक्य इस पूरी चर्चा का सार है। हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। You fall to the level of your systems. ये एक ऐसा विचार है जो सोचने का पूरा नजरिया बदल देता है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये उन 1% के छोटे छोटे सुधारों का गणित है जो समय के साथ 37 गुना बड़ा रूप ले लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि निराशा की घाटी में हार नहीं माननी है, क्योंकि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। वो बर्फ के पिघलने वाले 32 डिग्री के तापमान की तरह बस जमा हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात, जीवन से लक्ष्यों का जुनून कम करके अपने रोजमर्रा के सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि यदि हर छोटी आदत उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, तो बिना एहसास किए वर्तमान में आपके जीवन को कौन सा छिपा हुआ सिस्टम चला रहा है? ये सचमुच एक ऐसा विचार उत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जीवन को चलाने वाले उस छिपे हुए सिस्टम की पहचान करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। समय निकालने और ज्ञान की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सिस्टम को हर दिन 1% बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।